हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विजन की 20 एंड 21 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए हम आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है किस किस के बीच में, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बीच में और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बीच में, ताकि हम क्या कर सकें, माल न्यूट्रिशन को कंट्रोल कर सकें। तो गाइज ये जो टॉपिक है वो GS3 के अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में आएगा, हेल्थ के अंडर आएगा। ठीक है, तो भाई मैंने आपको अभी बताया कि क्या क्या हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बीच में एक MOU साइन हुआ है, ताकि हम माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है उसे एड्रेस कर सकें। किस किस के प्रिंसिपल से, देखो गाइस, आयुर्वेदा के थ्रू, योगा के थ्रू, या फिर आयुष सिस्टम के अंदर जितने ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं जैसे आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सोवारिबा या होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, तो इन सब जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं उनकी हेल्प से हम क्या कर सकें, माल न्यूट्रिशन को एड्रेस कर सकें। तो गाइस अब क्या करेंगे, जो आयुष मिनिस्ट्री है इसका काम क्या होगा, ये आपको टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करेगी कि किस तरह से आप डिफरेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ताकि हम न्यूट्रिशियस रेसिपीज़ को डेवलप कर सकते हैं बेस्ड ऑन रीजनल एंड द क्लाइमेट प्रेफरेंसेस। और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री क्या करेगी, ये काम करेगी कि हर एक चीज़, जो भी टेक्निकल गाइडेंस या जो भी स्कीम्स बनाई जा रही है उन्हें एक्चुअल में लोगों तक पहुंचाया जाए। ठीक है, इट विल इनेबल आउटरीच ऑफ आयुष सिस्टम्स थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर। अभी किसके थ्रू पहुंचाया जाएगा, आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू। देखो इसको अभी क्या पायलट बेसिस पे लॉन्च किया जाएगा। पायलट बेसिस का मतलब ये होता है कि अभी इसको स्मॉल स्केल पे लॉन्च किया जाएगा। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो इसे हम क्या करेंगे, एक्सपेंड किया जाएगा। तो फिलहाल इसे ओनली 1000 आंगनवाड़ी सेंटर्स में लॉन्च किया जाएगा। अभी कहाँ पे कोऑपरेट करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आयुष को इंटीग्रेट किया जाएगा पोषण अभियान के साथ। तो गाइस ये आपको पता ही होगा, जो पोषण अभियान है नेशनल न्यूट्रिशनल मिशन है, इसके अंडर हमने क्या करना है, जो न्यूट्रिशनल जो इम्प्रूव करना है किन किन का, चिल्ड्रंस का, प्रेग्नेंट मदर्स का या जो लैक्टेटिंग मदर्स का, और जो एडोलसेंट गर्ल्स होती हैं उन सब का जो न्यूट्रिशन है हमें इम्प्रूव करना है। ये जो पोषण अभियान है ये भी आपको पता होगा कि किसके अंडर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयुष को पोषण अभियान के साथ इंटीग्रेट करेंगे। दूसरा क्या होएगा, हम क्या करेंगे, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उसमें एक न्यूट्री गार्डन्स और मेडिसिनल गार्डन्स को एस्टेब्लिश करेंगे। तो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा, न्यूट्री गार्डन्स क्या होंगे, आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो प्रोवाइड करेंगे। मेडिसिनल गार्डन्स क्या होंगे, जो डिफरेंट मेडिसिन हैं उनके बारे में जो नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आंगनवाड़ी सेंटर्स में ये 2 तरह के गार्डन्स को एस्टेब्लिश किया जाएगा। ये मेनली क्या करेंगे, जो बेनिफिशरीज हैं जिनको ज़रूरत है न्यूट्रिशन की, उन्हें लाइव प्रेजेंटेशन देंगे कि किस तरह से आप अपने घर में ऐसी रेसिपीज़ बना सकते हो, होम बेस्ड प्रिपरेशन बताएंगे और अपने जो न्यूट्रिशन लेवल है उसे इम्प्रूव कर सकते हो। योगा क्लासेस भी रखी जाएंगी आंगनवाड़ी सेंटर्स में वुमेन्स के लिए और चिल्ड्रन के लिए। जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उन्हें एक आयुर्वेदा न्यूट्रिशन मैसेज, क्योंकि अब क्या है, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो कहीं ना कहीं आयुर्वेदा न्यूट्रिशन मैसेज हमें पहुंचा रहे हैं, इसलिए उन्हें एक डेजिग्नेशन दिया जाएगा जिसका नाम है धात्री, मतलब डेडिकेटेड हेल्थ एक्टिविस्ट टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जो आंगनवाड़ी में जो वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं उन्हें हम डेजिग्नेशन देंगे किसका, धात्री का, दैट इज डेडिकेटेड हेल्थ एक्टिविस्ट टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ने ये हैशटैग को भी लॉन्च किया, दैट इज द आयुष फॉर आंगनवाड़ी, ताकि हम अवेयरनेस को जनरेट कर सकें अबाउट एक्टिविटीज़ ऑन डिजिटल मीडिया। सो गाइज आई होप आपको फर्स्ट टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ पे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम सेट फॉर अ मेजर ओवरहोल। तो गाइज ये जो न्यूज़ है ये GS3 के अंडर इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी। तो गाइज अभी क्या किया है, कुछ जो सेंट्रल लेबर सिस्टम है उसके अंडर कुछ लेबर कोड्स हैं जिसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंडर जो अगर जो कमियां हैं या फिर उन्हें थोड़ा सा लिबरलाइज़ किया है। ठीक है, ताकि जो कंपनीज हैं वो ईजिली क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को हायर कर सकें। ठीक है, तो यही है, हमने क्या किया, मेनली जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम है उसे लिबरलाइज़ किया। गवर्नमेंट ने क्यों किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम को लिबरलाइज़ किया है, कैसे किया है, पार्लियामेंट में कुछ जो लेबर कोड्स हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करके, ताकि हम क्या कर सकें, कंपनीज़ को लिबरलाइज़ करें कि वो ईजिली उन वर्कर्स को, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उन्हें ईजिली हायर कर सकती है। ईजिली वो भी जो उनके पास जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस है उसी के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को हायर कर सकते हैं। देखो प्रेजेंटली जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर लॉ है वो मेनली क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970। देखो इसका मेन एम क्या है, ये मेनली क्या है, जो परमानेंट जॉब्स है उन्हें प्रेफरेंस देता है। ठीक है, और स्पेशली ये काम क्या करता है, एबोलिशन, और कहीं ना कहीं एबोलिश करता है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को उन जॉब्स में जो पेरेनियल नेचर में। तो गाइस देखो 2 तरह की जॉब्स होती हैं, एक सीजनल जॉब्स होती हैं, एक परमानेंट जॉब्स होती हैं। तो ये जो एक्ट था, जो अर्लियर एक्ट है जो 1970 का, इसका मेन एम यही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं क्या करती है, एबोलिश करती है, स्पेशली उन जॉब्स में जो परमानेंट है नेचर में। चलो ठीक है यार, कोई जो
सीजनल नेचर में जो काम आ रहा है उसमें चलो आप उन्होंने छूट दे रखी है कि आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर कर सकते हो, लेकिन ये जो एक्ट है ये परमानेंट नेचर में जो काम है उन्हें कहीं ना कहीं उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को एबॉलिश कर रहा है। तो इसलिए क्या किया है, अभी यहाँ पे क्या दिया है, गवर्नमेंट ने छूट दे दिया है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स कौन होते हैं, देखो आपको पता ही होगा, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं आप जिन्हें शॉर्ट टर्म बेसिस पे लगाते हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगाते हो, डायरेक्टली ने एम्प्लॉयर हायर नहीं करता, कोई इंटरमीडिएटरी से हायर कर सकता है या फिर जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करते हैं। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं वो उस परव्यू में नहीं आते, जो कि ट्रेड यूनियन लॉज होते हैं उसके परव्यू में नहीं आते। इस वजह से जो भी ट्रेडर्स होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं या एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा हायर करें। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम में क्या चेंज किया है, देखो सबसे पहले तो यही है, सिंगल लाइसेंस है फॉर एस्टेब्लिशमेंट जो एग्जीक्यूट करे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बाय एंगेजिंग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स फॉर 5 ईयर। बाकी जो गाइस ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है वो वहाँ पे लॉ ये अप्लाई नहीं होगा। जिस फर्म ने अब 50 वर्कर से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को हायर किया हुआ है तो वहाँ पे ये जो लेबर लॉ है वो अप्लाई नहीं होएगा। दूसरी बात ये है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर अगर आप कोर एक्टिविटी में यूज़ कर रहे हो तो उसको प्रोहिबिट किया है। देखो कोर एक्टिविटी का मतलब ये है कि जो फर्म उस कोर एक्टिविटी के लिए एस्टेब्लिश हुई है, सपोज करो कोल की कंपनी है तो वो एस्टेब्लिश ही कोल बनाने के लिए हुई है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए हुई है, तो आप कोर एक्टिविटी में कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर नहीं कर सकते। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन कोर एक्टिविटीज़ ऑफ एनी एस्टेब्लिशमेंट इज़ प्रोहिबिटेड। लेकिन हाँ, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, अगर सडनली इमीडिएटली कोई अगर काम बढ़ जाए, डिमांड अगर बढ़ रही है इन केस और एकदम से वर्क बढ़ जाए तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को एम्प्लॉय कर सकते हो। ठीक है, कोर एक्टिविटी वो एक्टिविटी हो जिसके लिए एस्टेब्लिशमेंट, जिसके लिए वो फर्म एक्चुअली सेटअप हुई है। ठीक है, बाकी जो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स हैं उन पर कोई भी कैप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 15th फाइनेंस कमीशन इन इट्स रिपोर्ट फॉर 2021 रिकमेंडेड ग्रांट्स फॉर रूरल अर्बन लोकल बॉडीज। सॉरी, तो गाइस ये जो न्यूज़ है ये अगर अभी ना एक्सटेंडेड मैगजीन आई हुई है जून टू अगस्त वाली, तो गाइस ये सेम न्यूज़ उसमें भी है। तो अभी जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने एक रिपोर्ट रिकमेंड करी है कि हमें क्या करना चाहिए, कुछ रूरल लोकल बॉडीज़ हैं जो पंचायत सिस्टम है उन्हें जो ग्रांट्स हैं वो देनी चाहिए। तो वो ग्रांट्स रिकमेंड किए कि जो भी ग्रांट जाएंगे वो हर टायर ऑफ पंचायती राज को अलॉट होंगे। ये नहीं कि सिर्फ आपने विलेजेस को दे दिया या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं दिया या ब्लॉक लेवल पे नहीं दिया या फिर ब्लॉक लेवल पे दे दिया, ठीक है, आपने विलेज लेवल पे नहीं दिया, तो ऐसा नहीं है। जो भी ग्रांट्स आएंगे वो हर एक टायर ऑफ पंचायती राज में अलॉट होंगे और साथ में 5th शेड्यूल एरियाज़ और 6th शेड्यूल एरियाज़ में भी अलॉट होंगे। ठीक है, तो गाइस आप मुझे ज़रा बताना 6th शेड्यूल एरियाज़ में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, आप मुझे अपना आंसर कमेंट में देना। जो अभी जो टोटल साइज़ ऑफ ग्रांट जो एलोकेट हुआ है 2020-21 के लिए वो कितना हुआ है, नियर अबाउट 60,750 करोड़ क्या है एलोकेट हुआ है। तो वो ग्रांट्स हैं, दो तरह के ग्रांट्स होते हैं, एक होता है बेसिक ग्रांट होता है, एक होता है टाइट ग्रांट। ठीक है, देखो 50% बेसिक ग्रांट होगा, 50% टाइट ग्रांट होगा। देखो टाइट ग्रांट का मतलब होता है कि आपको वो ग्रांट, वो मनी को सिर्फ उन्हीं बेसिस में क्या करना है, उन्हीं एस्टेब्लिश में या उन्हीं वर्क में यूज़ करना है। जैसे टाइट ग्रांट में क्या क्या हो गया, वो आप बेसिक सर्विसेज जैसे सैनिटेशन में उस मनी को यूज़ करना है, या मेंटेनेंस ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री सेटअप, या ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई के लिए आप उस मनी को यूज़ कर सकते हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर रिसाइकलिंग। तो गाइस ये जो ग्रांट जो हम इन एरियाज़ में यूज़ करते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, टाइट ग्रांट। बेसिक ग्रांट्स में क्या होता है, ये अनटाइड होता है, मतलब कि जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है या फिर यहाँ पे मुझे डेवलपमेंट करना है या जो भी आपको नीड फील हो तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, उस ग्रांट को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 50% एज बेसिक ग्रांट दैट आर अनटाइड एंड कैन बी यूज फॉर लोकेशन स्पेसिफिक फेल्ट नीड एक्सेप्ट, लेकिन आप उस बेसिक ग्रांट्स को कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, किसी सैलरी पे करने में या फिर किसी एस्टेब्लिशमेंट, कोई फर्म आप सेटअप कर रहे हो, ठीक है, उसमें आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें क्या है, जो 1/2 देखो टाइट ग्रांट्स में भी जो 1/2 जो खर्चा है वो आपको मेनली 2 क्रिटिकल सर्विसेज पे देना है। देखो जो क्रिटिकल सर्विसेज मेनली किसे बोलते हैं, जैसे सैनिटेशन हो गया या फिर ड्रिंकिंग वाटर होता है, तो उन्होंने ये बोला 50% जो टाइट ग्रांट्स के अंडर भी ना आपने कहाँ यूज़ करना है, मेनली इन 2 क्रिटिकल सर्विसेज में यूज़ करना है। हाउएवर अगर रूरल लोकल बॉडी को लगता है कि मेरा टाइट ग्रांट्स में जो पैसा है वो कम पड़ गया है तो वो बेसिक ग्रांट के पैसे से यूज़ कर सकती है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। हाउएवर इफ़ एनी रूरल लोकल बॉडीज हेल्प fully saturated the needs of one category, it can utilize the funds for other category। तो जरा हम देख लेते हैं किस तरह से जो फंड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे टू ऑल द टायर्स ऑफ पंचायत
देखते हैं जो विलेज या ग्राम पंचायत हैं वहाँ पे 70 to 85% फंड्स एलोट होंगे। ब्लॉक और इंटरमीडिएट पंचायत को 10 to 25% एलोकेट होंगे। डिस्ट्रिक्ट्स और जिला पंचायत 5 to 15% होंगे। बाकी जो स्टेट्स होती हैं जिसमें ओनली 2 टायर ऑफ सिस्टम है तो वहाँ पे विलेज और ग्राम पंचायत को 70 to 85 डिस्ट्रीब्यूट होंगे। बाकी डिस्ट्रिक्ट और जिला पंचायत को 15 to 30% एलोकेट होंगे। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 इंट्रोड्यूस इन लोकसभा बाय होम मिनिस्टर। ठीक है, तो गाइस ये जो न्यूज़ है ये भी कहाँ कवर होगी, GS3 इकोनॉमी के सेक्शन में। देखो जो FCRA एक्ट है ये 2010 में आया था, तो बिल जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में, इसका एम यही है कि हमें क्या करना है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आती है वहाँ से जितना भी पैसा आता है उसको ट्रांसपेरेंसी बनी रहनी चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। इसलिए हमने क्या करा है, उस बिल को अमेंड करने की बात करी है। ठीक है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, वही अगर फॉरेन सोर्स से कोई भी डोनेशन हो रही है, ठीक है, या किसी करेंसी ट्रांसफ़र हो रही है, सिक्योरिटी, ठीक है, तो फॉरेन सोर्स से जो भी इनकम आ रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब हम अमेंडमेंट क्यों करना चाह रहे हैं, क्या रीज़न है कि हमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है। देखो सबसे पहले क्या है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन या जो भी फॉरेन से जो पैसा आता है उन्हें कहीं ना कहीं क्या है, मिस यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है, उसे अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि आपको पता है जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन है NGOs भी यूज़ करते हैं, तो वो भी क्या है, जो उन्हें भी जो NGOs जो यूज़ करते हैं उन्हें एनुअल रिटर्न्स होते हैं सबमिट करना होता है एज़ पर लॉ, लेकिन वहाँ पे भी वो इनकंसिस्टेंट है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इफेक्टिवनेस बनी रहे, अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। इन रीज़न्स की वजह से हम क्या करना चाह रहे हैं, इस एक्ट को अमेंड करना चाह रहे हैं। तो अभी क्या क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, तो गाइस ये जो चेंजेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि UPSC में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे भी गए हैं लास्ट ईयर्स में। वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन हैं वो कौन कौन यूज़ कर सकता है, बाय पॉलिटिकल पार्टीज लाइक दिस, ऐसे आपको ऑप्शन दे देंगे और आपको कन्फ्यूज़ कर देंगे। तो भाई सबसे पहले तो चेंज प्रपोज ये हुआ है कि इसमें क्या किया, कोई भी पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, जैसे आप अगर IAS बनोगे तो आप पब्लिक सर्वेंट होगे, ठीक है, तो उन्हें प्रोहिबिट किया जाएगा कि आप जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन है आप उन्हें यूज़ नहीं कर सकते, या फिर जो फर्म जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है वो भी उसे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इट विल प्रोहिबिट पब्लिक सर्वेंट एंड कॉर्पोरेशन विच इज़ ओन्ड और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट टू रिसीव फॉरेन डोनेशन। इससे पहले एक्ट ने ऑलरेडी रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है पॉलिटिशियंस को, तो क्या रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, प्रोहिबिट नहीं किया हुआ, रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स को, जर्नलिस्ट को। ठीक है, ये सब भी क्या है, इसमें क्या है वो कुछ मतलब कि कुछ लिमिट तक क्या है उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइक जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं 2000 रुपीज़ तक की डोनेशन को एक्सेप्ट कर सकती हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी जो NGOs हैं या फिर जो ऐसे अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं तो वो उनके लिए आधार मैंडेटरी है। बाकी इसमें क्या किया है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जो फॉरेन फंड्स को यूज़ करते हैं तो उन पे एक लिमिट लगाई है, जो अभी 50% है उसे बोला गया कि उसे घटा के 20% कर देनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को पावर दी जाएगी इसमें कि अगर हमने सपोज़ करो फॉरेन जो फंड है, फॉरेन का जो फंड है वो एलोकेट हो गया, लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगता है कि अभी वो फंड को यूटिलाइज़ नहीं किया, अगर वो अनयूटिलाइज फंड है, और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इससे क्या किया है, अगर इसने किसी प्रोविज़न को ब्रेक किया है तो उस फंड को वो क्या कर सकती है, स्टॉप भी कर सकती है। ठीक है, फॉरेन फंडिंग जो भी अंडर इसके रिसीव्ड होएगी वो हर एक को किसके अंदर एलोकेट की जाएगी, हर एक कंपनी का या जो भी फॉरेन फंड को यूज़ कर रहा है तो उसके FCRA अकाउंट में की जाएगी, ट्रांसफ़र की जाएगी। लेकिन कुछ जो सिविल सोसाइटीज़ हैं या कुछ NGOs हैं वो उसने इन बिल्स पे क्या किया है, ऑब्जेक्ट किया है। उन्हें लगता है कि इससे क्या आएगा, जो हर्डल्स आएंगे वो ज़्यादा होंगे और पेपर वर्क भी क्या ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये कुछ हमने देख लिया है। नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं हम अपनी। लोकसभा पासिस टू अमेंड कंपनीज एक्ट 2013। तो गाइस ये भी है इकोनॉमी में कवर होगा GS3 में। तो अभी लोकसभा ने बिल पास किया है ताकि हम कंपनीज एक्ट 2013 को अमेंड किया जाएगा। तो बिल में क्या किया है, कंपनीज एक्ट 2013 को अमेंड करेंगे ताकि हम जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसे इंप्रूव किया जाएगा। ठीक है, तो गाइस ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कौन करता है, वर्ल्ड बैंक, और इसका अभी रैंक क्या है 63 है, तो इम्प्रूव किया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करेंगे। और क्या है, जो बिजनेस पे जो छोटे छोटे केस हैं, स्मॉल लिटिगेशन केसेस हैं, और जो उनका बर्डन है उसे कहीं ना कहीं रिड्यूस करेंगे। ठीक है, इट विल इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड रिड्यूस लिटिगेशन बर्डन ऑन स्मॉल बिजनेसेस। देखो कंपनी एक्ट क्या करता है, देखो इट रेगुलेट द कंपनीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंपनीज, डायरेक्टर, डिसोल्यूशन ऑफ कंपनीज। तो इन सबको जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है, कंपनीज एक्ट 2013। तो भाई इसके क्या फीचर्स क्या हैं, पहली बात ये क्या करेगा,
कुछ जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है उन्हें डीक्रिमिनलाइज करेगा। तो गाइस कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जो क्या है कुछ पैसे देके क्या होता है सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। सपोज फॉर आपने कोई केस किया या फिर कुछ भी आपने ऐसा कुछ वायलेशन कर दिया, तो अगर आप उसको सेटल्ड कर रहे हो बाय गिविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, देन वो उस ऑफेंस को क्या बोलते हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंस बोलते हैं। तो उन कंपाउंडेबल ऑफेंस को क्या कर दिया जाएगा, डीक्रिमिनलाइज कर देंगे, विच कैन बी डिटरमिन ऑब्जेक्टिवली एंड डू नॉट इन्वॉल्व लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट। तो गाइस नोटिस करो इसमें क्या बोला है, वो केस जिसमें पब्लिक का ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो, सिर्फ उन्हीं केस को क्या किया जाएगा, डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। दूसरी बात क्या है, कुछ सर्टेन ऑफेंसेस हैं उनको भी उन पे जो पेनल्टी है उसे रिमूव कर दिया जाएगा, या फिर कुछ ऑफेंसेस होते हैं जिन पे जो फाइन होता है उस फाइन को भी क्या किया जाएगा, अमाउंट ऑफ फाइन को भी कम किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, देखो अभी क्या है, डायरेक्टली क्या कोई भी इंडिया की कंपनी फॉरेन की कंपनी में क्या कर सकती है, अपने मतलब कि शेयर्स को लिस्ट नहीं कर सकती। मतलब पहले उसे डोमेस्टिक मार्केट में लिस्ट करना होगा, उसी के बाद क्या है उसको एब्रॉड में क्या है वो लिस्ट कर सकती है। लेकिन अब जो कंपनीज एक्ट को अमेंड किया जाएगा उसमें क्या है, परमिशन दे दी जाएगी कि कोई भी डोमेस्टिक जो इंडिया की जो कंपनी है वो एब्रॉड में लिस्ट कर सकती है, ठीक है। इट विल परमिट डायरेक्ट ओवरसीज लिस्टिंग ऑफ इंडियन ऑन इन कॉर्पोरेट्स इन परमिसिबल फॉरेन जुरिस्डिक्शन, ठीक है। अभी करंट क्या है, मैंने आपको बता दिया कि जो इंडिया कंपनीज है वो डायरेक्टली लिस्ट नहीं कर सकती, उसे पहले डोमेस्टिक मार्केट में लिस्ट करना ही होता है। ये क्या करेगी, जो सोशल, देखो आपको पता है CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर क्या होता है, हर एक जो फर्म है जिसका जो टर्नओवर है 500 करोड़, ठीक है, उसे क्या होता है कुछ सोशल वेलफेयर के लिए क्या 2% अपना पैसा देना होता है, ठीक है, गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है। तो इससे क्या होएगा, अभी क्या करेगी, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट है उसे रिलैक्स कर देगी, ठीक है। इसमें क्या है कि उनको कमेटी भी इसके लिए एस्टेब्लिश नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। एक नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल को एक एडिशनल बेंच को सेटअप करेगी जो भी सेंटर स्पेसिफाई करेगा। साथ में इसमें एक नया चैप्टर ऐड किया गया किसका, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, जो स्पेशली फार्मर्स के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं हम अपनी छोटे छोटे न्यूज़ पे। ई ग्राम स्वराज पोर्टल, तो गाइस ई ग्राम स्वराज पोर्टल ये मार्च की करंट अफेयर्स मैगजीन में भी था। तो गाइस मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज ने ये पोर्टल को लॉन्च इसलिए किया था ताकि हम ई गवर्नेंस को स्ट्रेंथन कर सके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। तो इसका एम यही था कि हम क्या कर सके, ट्रांसपेरेंसी बेटर ला सके, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में प्रोग्रेस कैसी है, कौन सा विलेज कितनी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, और वहाँ पे जो अकाउंटिंग है वर्क बेस्ड अकाउंटिंग, तो उसमें क्या कर सके, ट्रांसपेरेंसी ला सके। तो कोई एक तरह का सिंगल विंडो है, यहाँ पे आप सब कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हो पंचायत से रिलेटेड, कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ पंचायत क्या है, ठीक है, उसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पंचायत के फाइनेंसेस के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी, उसके एसेट की डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है, या फिर जो भी एक्टिविटीज़ अभी जो ग्राम पंचायत कर रही है या ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उन सब की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। 2020-21 में अराउंड अभी तक जो है 2.43 लाख ग्राम पंचायत ने ऑलरेडी जो अपना ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान है वो ई ग्राम स्वराज में फाइनलाइज कर चुके हैं, ठीक है। स्पाइस प्लस, देखो भाई स्पाइस प्लस क्या है, एक ये वेब फॉर्म मतलब कि पोर्टल है, ये क्या करेगा, 3 मिनिस्ट्रीज़ की जो सर्विसेज हैं उन्हें क्या कर देगा, इंटीग्रेट कर देगा, ठीक है। मतलब जो पहले 10 सर्विसेज थी उन्हें इंटीग्रेट करके ओनली 3 कर देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, एक इंटीग्रेटेड वेब फॉर्म है जो 10 सर्विसेज हैं उन्हें ऑफर करेगा किस 3 सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट थी, कौन कौन सी, एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड डिपार्टमेंट है, और साथ में 1 स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। इन 3 मिनिस्ट्रीज़ की क्या करेगा, सर्विसेज को इस पोर्टल पे क्या कर देगा, इंटीग्रेट करेगा। इसको हमने इसलिए इंट्रोड्यूस किया था ताकि जो गवर्नमेंट का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसे हम क्या कर सके, ईजी कर सके। तो ये एक तरह का उसी का इनिशिएटिव है। इससे क्या करेगा, कोई भी अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो उसमें जो आपके टाइम है, कॉस्ट है, या जो प्रोसीजर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके कम होंगे, आप इजीली क्या कर सकते हो, अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इसकी इंट्रोडक्शन के बाद ये देखा गया जो नंबर ऑफ प्रोसीजर्स है, मतलब आप सपोज करो आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अगर आपको उसमें स्टेप 10 लग रहे हैं तो अब आपके जो स्टेप्स हैं वो घट के 3 हो जाएंगे, और जब का एक्सपेरिमेंट अगर 18 डेज़ में कंप्लीट होने वाला तो अब वो ओनली 4 डेज़ में हो जाएगा। तो इसमें यही होगा, जो आपका बिजनेस जो टेकिंग टाइम था वो पहले 18 डेज से था वो रिड्यूस होकर 4 डेज़ हो जाएगा, और जो आपको नंबर ऑफ स्टेप्स जो फॉलो करने होंगे जो पहले 10 थे वो ओनली 3 करने होंगे, ठीक है। शेल कंपनीज जो है, शेल कंपनीज क्या होती हैं, मेनली वो कंपनीज होती हैं जो एक्टिवली बिजनेस में एंगेज नहीं होती और ना ही उनका मतलब कि एसेट्स होते ज़्यादा, लेकिन वो फिर भी इसलिए मतलब कि दिखती हैं ताकि वो क्या कर सकते हैं, टैक्स इवेट कर सकें, या मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज़ इसलिए होती हैं, ठीक है। तो ये कंपनीज वो ऐसी होती हैं जिनके एक्टिव बिजनेस ऑपरेशन ना हो, ना ही इसके पास सिग्निफिकेंट एसेट्स हों, लेकिन इसे इलीगल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे टैक्स की चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ब्लैक मनी को वाइट मनी में दिखाना,
ठीक है, इस या बेनामी प्रॉपर्टी, तो इन सब में इनका काम होता है। इंडिया में क्या शेल कंपनी को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, तो गाइज ये आप पढ़ लो, ये डायरेक्टली पूछ सकता है कि शेल कंपनीज कहाँ पे डिफाइन किया गया है अंडर दिस एक्ट और फलाना ढिमकाना। तो आपको पता होना चाहिए कि शेल कंपनीज कहीं भी डिफाइन नहीं की गई, ना ही किसी लॉ में, ना ही किसी एक्ट में। रिसेंटली क्या गवर्नमेंट ने एक स्पेशल ड्राइव ली है जिसमें वो शेल कंपनीज को आइडेंटिफाई करेंगी और उन्हें रिमूव कर देगी, स्ट्राइक ऑफ मतलब हटा देंगी बेस्ड ऑन, क्योंकि उन्होंने कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 साल या 2 साल से ज़्यादा में कोई भी फाइल नहीं करी होगी। कंपनीज जिसको भी आप रिमूव करोगे वो किसके अंडर आप रिमूव करते हो, एज पर सेक्शन 248 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। फेलुदा टेस्ट, तो गाइस ये अगेन टेस्ट है कोरोना को डायग्नोस करने का। तो गाइस ये लो कॉस्ट पेपर बेस्ड टेस्ट पर, जैसे आप पीएच टेस्ट करते हो ना, उसी तरह पेपर बेस्ड टेस्ट है जो कि कोविड-19 को डिटेक्ट करेगा इन लेस देन 30 मिनट्स। तो गाइस ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके द्वारा डेवलप किया गया, CSI और साथ में इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी एंड टाटा ग्रुप के द्वारा इसको डेवलप किया गया। फेलुदा टेस्ट क्या करेगा, मेनली जो क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करेगा और मेनली उसको टारगेट करेगा जीन मटेरियल। देखो उस वायरस का क्या जीन मटेरियल है उसको टारगेट करेगा जो जिसकी वजह से कोविड हो रहा है, ठीक है। तो गाइस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आपको पता है एक तरह की जीन थेरेपी होती है। जैसे आपको इनहेरिटेड डिजीज हो जाती हैं तो उसको अगर आपने सही करना हो जीन थेरेपी, तो आप क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये जो क्वेश्चन था लास्ट ईयर UPSC में पूछा भी गया था, डायरेक्ट पूछा गया था कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू विच, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। क्रिस्पर दैट इज द क्लस्टर रेगुलेटरी इंटरस्पेस शॉर्ट पैलेंड्रोमिक रिपीट इज यूज इन करेक्टिंग जेनेटिक डिफेक्ट, ठीक है, जो आपके जेनेटिक डिफेक्ट है उसे करेक्ट करती है, एंड ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, ठीक है, ताकि वो डिजीजेस क्या है वो इनहेरिटेडली आगे पास ना हो। वर्ल्ड बैंक ने अभी क्या किया, यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी सीख किया, तो भी $1 बिलियन वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को लोन दिया ताकि वो कोरोना वायरस के अगेंस्ट लड़ सके और ताकि इंडिया का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन कर सके विद द कंडीशन ऑफ यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी इन प्रोक्योरमेंट। लेकिन उसने एक कंडीशन लगा दी कि प्रोक्योरमेंट अगर आप कोई भी परचेज करो तो उसमें यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी लगाइए। देखो इसका मतलब यही है कि अगर आप कोई भी, इट मीन ऑल द प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस पॉलिसीज इंक्लूडिंग पब्लिक प्रोक्योरमेंट, MSMEs पॉलिसीज, सर्टेन बेनिफिट टू स्टार्टअप, इन सबको हम एप्लीकेबल नहीं होंगे वाइल इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल प्रोजेक्ट। देखो आगे बढ़ते हैं, कोमोडो ड्रैगन्स। देखो गाइस कोमोडो ड्रैगन्स क्या है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट लिजार्ड है जो सोचा जा रहा है कि ये जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। अभी जो फिलहाल इसका स्टेटस है वो वल्नरेबल है और इसके ट्रेड को प्रोहिबिट किए हुए है अंडर द कन्वेंशन ऑफ इलीगल ट्रैफिकिंग, ठीक है। हैबिटेट क्या है, देखो ये मेनली क्या है, इंडोनेशिया के कोमोडो आइलैंड और उसके कुछ फ्यू नेबर आइलैंड्स जैसे लेसर सुंदर आइलैंड वहाँ पे पाई जाती है। थ्रेट्स क्या है, इसको भी हैबिटेट लॉस हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, बाकी इसको पोचिंग में भी यूज़ किया जाता है। 1980 में इंडोनेशिया ने कोमोडो नेशनल पार्क को भी एस्टेब्लिश किया था ताकि जो कोमोडो ड्रैगन है इसको प्रोटेक्ट किया जाए और इसके हैबिटेट को भी प्रोटेक्ट किया जाए। इंडियन नेवल शिप विराट, तो गाइस आपको पता ही होगा ये क्योंकि अभी न्यूज़ में चल रहा था ये इंडियन नेवल शिप विराट। देखो अभी क्या है, विराट को क्या किया है, स्क्रैप कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। कहाँ पे, शिप ब्रेकिंग यार्ड एट अलंग। देखो गाइस शिप ब्रेकिंग यार्ड क्या होता है, किसी भी शिप को आप डिसमेंटल कर रहे हो, उसके पार्ट्स को डिसमेंटल कर रहे हो, ठीक है, या उसको पूरे अच्छे तरह से तोड़ रहे हो, उसके पार्ट्स को तोड़ रहे हो, या फिर रीसेल पर्पज़ का, तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें जो डेफिनेशन है वो कवर होती हैं। तो अभी क्या है, जो इंडियन नेवल शिप है तो विराट है उसे स्क्रैप किया जा रहा है। कहाँ पे, गुजरात के आलंग में। जो आलंग है गुजरात में वो वर्ल्ड का बिगेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड है, तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड का है ना कि इंडिया का। तो जो इंडियन नेवल शिप जो विराट था इसको इंडियन नेवी में मतलब कि 30 ईयर्स पहले क्या है मतलब कि इंट्रोड्यूस किया गया था। तो मतलब कि विराट ने क्या है इंडियन नेवी में 30 साल सर्विस की है। इसको 2017 में डीकमीशन कर दिया गया था अराउंड 27 ईयर्स प्रायर टू दैट इन ब्रिटिश रॉयल नेवी। इसको बाकी हमने यूज़ भी किया था ओप प्रकारम में। देखो ओप पराक्रम क्या था, पार्लियामेंट में आपको पता है पार्लियामेंट में टेररिस्ट अटैक हुए थे 2001-2002 में। उसके बाद क्या था, इसको ओप पराक्रम एक ऑपरेशन था उसमें क्या किया था, यूज़ किया गया था। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको सब समझ में आया हो। तो गाइज यहाँ पे 20 और 21 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो डाउट हो तो कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।